किसकी जवाबदारी है इस चीज को भरने की? ये चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे, नौकरी लगे, उसके बाद नौकरी से निकालने के बाद इनको रोड पे घसीटा जाए। रोड पे घसीटने के बाद इनको ये चाहते हैं कि ये आतंकवादी, नक्सलवादी बने। सरकार की मंशा यही है। पूंजीपतियों के घर भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट सबसे पहले आती है, सबसे पहले वो फर्स्ट जंगल को बेचती है। उनको युवा नहीं दिखते। 33,000 भर्ती की घोषणा की है कि 2 साल में भर्ती करेंगे। 1.5 साल होते आ रहा है कि आज एक प्रक्रिया आज तक लोग शुरू नहीं कर पाए हैं। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश सिन्हा और आप देख रहे हैं जेपी न्यूज छत्तीसगढ़। आज हम लोग कुरुद में मौजूद हैं चाय पकौड़े की दुकान में, और ये चाय पकौड़ा तो दुकान वो है जो शासकीय सेवा से निकाले गए सहायक शिक्षक जो बीएड किए हुए हैं उनकी दुकान है। और आइए हम जानते हैं कि इनको किस प्रकार से शासकीय सेवा से निकाला गया है। मेरा नाम गौरव गुप्ता, मैं पूर्व सहायक शिक्षक हूँ, जिसकी मेरी भर्ती 2018 के भारत के राजपत्र एनसीटी द्वारा प्रसारित और 2023 के राजपत्र जो छत्तीसगढ़ में प्रसारित किया गया था उसके तहत हुई थी। और उस राजपत्र में या उस विज्ञापन में कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं था कि ये जो भर्ती है ये किसी कोर्ट के अधीन है। लेकिन हमारी जब नियुक्ति होती है, जिस दिन हमको नियुक्ति पत्र दिया जाता है, तो उस दिन उस नियुक्ति पत्र में एक लास्ट क्लॉज डाल दिया जाता है कि आपकी इस कोर्ट के अधीन, इस आदेश के अधीन रहेगी। लेकिन उससे पहले मुझे ये नहीं पता था कि कौन सा कोर्ट केस चल रहा है, कौन सा क्या चल रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, मैंने स्वीकार किया कि मैं अपनी पूर्व जॉब को छोड़कर वहां पर गया हुआ था। अब उसके बाद वो कोर्ट केस चलता रहा, मुझे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था कि इस कोर्ट केस में कौन सा मैटर है, क्या चल रहा है। चलते रहा। अचानक से 2 अप्रैल 2024 को एक फैसला आता है हाई कोर्ट का। माननीय हाई कोर्ट फैसला देता है कि प्राइमरी शिक्षक के लिए बीएड और डीएड अलाउ नहीं हो, बीएड अलाउ नहीं होगा, डीएड अलाउ होगा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि कैसा केस है, कैसा सुनवाई है। मैंने बाकी लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये पहले से चल रहा था केस। फिर हम सरकार के पास गए। सरकार के पास जब गए तो उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा मैटर है, हमारी नियुक्ति भारत के राजपत्र, हमने भारत के राजपत्र पर विश्वास करके और छत्तीसगढ़ के राजपत्र पर विश्वास करके अपनी तैयारी की थी, और उस तैयारी के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन के बाद मैं जॉब कर रहा हूँ। अचानक से ऐसा कुछ होगा तो उसमें मैं क्या करूँ? तो उस समय क्या था कि 11 अगस्त 2023 का फैसला आया हुआ था। तो 11 अगस्त 2023 फैसले में बीएड को टोटली बाहर कर दिया गया था। लेकिन उसके ऊपर एमपी में भी यही केस चल रहा था। तो एमपी वालों ने ये रोक दिया कि भाई इसमें हमको दिक्कत आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एमपी वालों को बुलाया। कब? 8 अप्रैल 2024 को। उसमें क्लेरिफिकेशन याचिका लगी हुई थी। तो हम उस समय तत्कालिक शिक्षा मंत्री, जो छत्तीसगढ़ शासन के तत्कालिक शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के पास गए थे उससे पहले कि भाई 8 अप्रैल को एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है जिसमें सभी राज्यों को इनवाइट किया गया है। इनवाइट मतलब बुलाया गया है कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के तत्कालिक शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि हमें कोई इनविटेशन कार्ड नहीं मिला है। तो हम बोले कि इनविटेशन कार्ड कोर्ट नहीं देता है सर, बुलाया गया है कि कुछ समस्या हो, अगर आपने भर्ती की है तो आप आइए अपना पक्ष रखिए। लेकिन हमारी तरफ से सरकार के द्वारा कोई वहां पर पक्ष रखा नहीं गया और एमपी जाता है और एमपी इसी भर्ती, क्योंकि 11 अगस्त को यह फैसला आता है कि बीएड वाले अलाउ नहीं होंगे, तो वहां 12,000 भर्ती हुई थी, 12,000 बाहर हो रहे थे। लेकिन जब एमपी वाले अपनी सुनवाई में एसजी को उतरवाते हैं और वहां पर पक्ष रखते हैं तो कोर्ट यह आदेश देता है कि 11 अगस्त 2023 से पहले जिनकी नियुक्ति हो चुकी है तो उनको आप डिस्टर्ब ना किया जाए, मतलब उनकी नियुक्ति सही है। और 11 अगस्त 2023 के बाद जो बाहर हुए हैं, मतलब नियुक्त हुए हैं, उनको बाहर किया जाए। अब भाई मेरा जो रिजल्ट था, व्यापम का रिजल्ट जो आया था वो आया था 2 अप्रैल 2023 को। अब 2 अप्रैल 2023 को आने के बाद मेरी नियुक्ति सितंबर में हुई। उसमें मेरी क्या गलती? और शासन की गलती। हम तो चाहते थे जल्दी जल्दी नियुक्ति हो, लेकिन शासन अपनी प्रक्रिया के तहत वो भर्ती कर रहा था। लेकिन कोर्ट ने हमें बोल दिया कि 11 अगस्त के बाद वाली भर्ती है इसलिए बाहर किया जाए। उसमें भी कारण यही था कि अगर सरकार अपना पक्ष वहां सुप्रीम कोर्ट में रखती तो निश्चित तौर पर वो फैसला ये आ सकता था कि 11 अगस्त 2023 से पहले जिनका रिजल्ट आ गया है वो सुरक्षित रखा जाए। लेकिन वहां पर अपना पक्ष न रखने के कारण हमें कोर्ट बाहर करता है। हाई कोर्ट के आदेश को हमारे द्वारा और सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे वकील उतरे थे, हम भी उतरे थे और सरकार के वकील भी उतरते हैं। सरकार से हमने बहुत अनुनय विनय की थी कि जैसे एमपी में मिस्टर तुषार मेहता जो कि भारत सरकार के एसजी है, सॉलिसिटर जनरल है, वो अपना पक्ष रखे हैं, तो उनको फिर से हमारा पक्ष, छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष रखवाया जाए। लेकिन उस दिन किसी कारण से वो एसजी मतलब वहां प्रेजेंट नहीं रह पाए। एएसजी गए, एएसजी मिस्टर नटराजन जी थे। तो धुलिया सर की बेंच में जब इस सुनवाई को सुना जा रहा था
तो वहां पर एएसजी को, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं था, एक दिन पहले उनको बताया गया था कि आपको उतरना है। अब उनको नॉलेज नहीं है तो उनको सरकार, मतलब जज खूब फटकार लगाता है कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, बिना हाथ पैर के आ गए हैं। उसके बाद फिर जज ये भी बोलते हैं कि इन बच्चों की गलती नहीं है, ये तो भारत के राजपत्र पे विश्वास किए, संवैधानिक सिस्टम पे विश्वास करके आए हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि हमने फैसला दिया है कि प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है, तो और बाकी पोस्टों में इनका समायोजन किया जाए। डिप्लोमा होल्डर्स हैं। डिप्लोमा है। यस। अच्छा ये बताओ, क्या गवर्नमेंट एक बायोमीडिया नहीं, इनको आप स्कूल एजुकेशन में भेज दो, इनको भी नौकरी से ना निकालो, काम तो कर ही रहे। ये तो बीएड के बंदे उसमें अपडेट कर सकते हैं, और इनके लिए डीएड के लिए तो ऑलरेडी पोस्ट निकाले आपने, अभी फिर खाली है, तो क्यों नहीं बायोमीडिया निकाल लेते आप? किसी की नौकरी नहीं जाएगी, आपको इनकी नौकरी निकालने से सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या? नो सर, बट सुप्रीम कोर्ट ने वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट हैज आल्सो राइट ना टू सी दैट दी 3000 पर्सन्स। अगर आपको निकलवाएंगे तब क्या होगा, लगेगा कल की रोज मान लीजिए तो कहीं ये जजमेंट हो जाए कि बीएड भी जरूरी नहीं है, डीएड भी जरूरी नहीं है, केवल सिंपल ग्रेजुएशन होगा, तब आप क्या कर लोगे? किसी को नौकरी से ही निकालने से कोई सोल्यूशन नहीं है। कल के रोज आप भी उस कैटेगरी में आ सकते हो। समय किसने देखा है? सर, बट इनका जो अपॉइंट वो अरे ठीक है, हम समझ गए कानून। और क्योंकि लंच से पहले की सुनवाई थी, अब वकील को थोड़ा परेशान मत हो करके उन्होंने 1 घंटे का समय भी दिया। बोले कि आप 1 घंटे के बाद पास ओवर करता हूं मैं, 1 घंटे के बाद आप आइए और सरकार से बात कर रख के आइए कि आप अपना पक्ष रखते हैं, सरकार का पक्ष आप रखिए। तो जब सरकार 1 घंटे बाद जब फिर से सुनवाई शुरू होती है, तो वहां पर सुनवाई शुरू हो रही है और जस्ट आप पूछ रहे हैं वेयर इज नटराजन जी, कहाँ है नटराजन जी? और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वहां नटराजन जी गायब रहते हैं सुप्रीम कोर्ट से। और जब सुप्रीम कोर्ट से 3 बार पूछे जज साहब कि कहाँ है नटराजन जी गायब। 1.5 घंटे की सुनवाई उसके बाद चली है, 2 से 3:30 के बीच में, लेकिन वहां नटराजन सुप्रीम कोर्ट उससे पहले नटराजन जी वहां उपस्थित हुए थे, कोर्ट हुए थे, सिर्फ 3 मिनट के लिए हुए थे, और 3 मिनट में वो कोई अपना पक्ष रख नहीं पाए। उसके बाद बोला गया था कि आप अपना पक्ष लेके आइए मजबूती से और इन बच्चों के लिए बताइए क्या करना है, लेकिन वहां उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो अब इसमें हमारी क्या गलती? अगर सरकार अपना पक्ष रखती तो कुछ ना कुछ हमारे पॉजिटिव आता फैसला, लेकिन वो नहीं हुआ। अब बोल रही है कि ये कोर्ट में जाके फंस जाएगा, कोर्ट में जाके फंस जाएगा, कोर्ट में जाके। हाई कोर्ट में जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा था उस समय भी वहां पर जो मिस्टर क्या नाम उनका, नरेंद्र व्यास जी, उन्होंने कहा कि भाई इन बच्चों की गलती नहीं है, इन बच्चों को कोर्ट से बाहर निकालना आप समस्या का समाधान नहीं है, इनको 6वीं से 8वीं में सेम पे ग्रेड पर आप समायोजित कर सकते हैं और वो कीजिए, क्योंकि शासन के पास असीम शक्तियां होती है। अब उसके बाद भी सरकार को कोई नहीं है। उन्होंने कहा था कि प्राइमरी में डीएड को नियुक्ति दो, तो प्राइमरी में हम लोग थे तो हमको बाहर कर दिया गया, उनको नियुक्ति दी जा रही है। और हमें एक कमेटी का खिलौना बनाया गया जिसकी कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं है, जिसकी कोई गाइडलाइन डिसाइड नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है, उनका कभी उनकी बैठक होगी कि नहीं होगी इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन अब कमेटी बना दी गई है झुंझुना टाइप का, और हमको बोल दिया गया कि आप बाहर रहिए, जब तक कमेटी का फैसला नहीं आएगा तब तक हम आपको नियुक्ति नहीं दे सकते। अब कमेटी का कब फैसला आएगा, कब क्या करूंगा? मेरी घर की कंडीशन बहुत खराब है, क्योंकि बेशक मैं जॉब किया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपना घर बना रहा था, आधा अधूरा बना था, उसमें मैंने कर्जा लिया हुआ था, उस कर्जे को मैंने पटाया पैसे में। आपकी कंडीशन में मेरा लोन चल रहा है 1 लाख का, मैं उस लोन को पटाने के लिए पैसा को रिजर्व रखा हूँ, जो थोड़ा बहुत है मेरे पास 60-70 हजार रुपए। अब मैं अपने घर को कैसे चलाऊंगा, क्योंकि मैं किलोता कमाने वाला हूँ, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, बहुत सारी चीजें हैं। मेरे जैसे ऐसी 2897 लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि सबकी अलग अलग कहानियां हैं। जितने लोग पास जाओगे आपको अलग अलग कहानियां मिलेगी। तो मुझे मजबूरी में क्या करूं मैं? तो उसके लिए मुझे अपने कम से कम सब्जी पाने के लिए मेरा खर्चा निकल सकेगा, उसके लिए मैंने ये एक पकोड़े का ठेला खोला है, क्योंकि माननीय मोदी जी बोले हैं ना कि पढ़ाओ लिखो और फिर पकोड़ा तलो। तो हमको मजबूरी है, वो आदेशित किए हैं, नौकरी से निकलवा रहे हैं, उसके बाद ये बोलते हैं कि, और ये सबसे बड़ी चीज है कि ये यूपी और एमपी में भी हुआ है, लेकिन वहां के लोग अभी भी सुरक्षित हैं, वहां अभी भी केस चल रहा है हाई कोर्ट में। हमारा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है, खारिज होने के बाद हम लोग को बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन वहां पर इसलिए सुरक्षित रखा जाता है कि वहां पर पहले एमपी गवर्नमेंट होती है, जब नियुक्ति करती है, नियुक्ति के बाद जब अभी गवर्नमेंट है एमपी की बीजेपी गवर्नमेंट है, लेकिन अभी हमारे साथ ये बोला जाता है कि आपकी जो पहले गवर्नमेंट थी जो हमको नियुक्त की है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और अब वो बीजेपी गवर्नमेंट। ये कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति हमारे साथ खेली जा रही है, ये जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे आप लोगों का जब नियुक्ति हुआ उस समय जो है गवर्नमेंट किसी और का था और बाद में बदल गया बीजेपी गवर्नमेंट है। लेकिन ठीक है, अगर सरकार किसी की भी आए, हाँ तो हमको शासन से मतलब है। लेकिन जो है आप लोग का जब नियुक्ति किए होंगे वो भी तो नियम के तहत किए होंगे और जांच समझ के किए होंगे, तो वो नियम रातों रात बदल कैसे गए? नियम बदलने वाले इनको ऐसा मतलब बना रखे हैं
एनसीटी के जो अधिकारी हैं ऐसा ऐसा गजट बनाते हैं कि जिनको रातों रात सुप्रीम कोर्ट उठा के फेंक देता है। किसकी जवाबदारी इस चीज को भरने की? ये चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे, नौकरी लगे, उसके बाद नौकरी से निकालने के बाद इनको रोड पे घसीटा जाए। रोड पे घसीटने के बाद इनको ये चाहते हैं कि ये आतंकवादी, नक्सलवादी बने। सरकार की मंशा यही है। पूंजीपतियों के घर भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट सबसे पहले आती है, सबसे पहले वो हजरत जंगल को बेचती है। उनको युवा नहीं दिखते। 33,000 भर्ती की घोषणा की है कि 2 साल में भर्ती करेंगे। 1.5 साल होते आ रहा है कि आज एक प्रक्रिया आज तक लोग शुरू नहीं कर पाए हैं। सब मजाक बना के रखे, युवाओं को घसीटो रोड पर, जितने घसीट सकते हैं उनको मार दो बेशक जान से। अरे लटकाना है तो लटकाओ ना फांसी पर, कौन मना किया है? लेकिन ऐसे नहीं हारने वाले हम लोग। हम लड़ेंगे सरकार से, चाहे हम लोग को मरना पड़े तो मरेंगे। लेकिन इसलिए हम लोग यहाँ पर बीजेपी कार्यालय सामने बैठे हुए कि कम से कम इन लोग देखे कि हमारे साथ क्या घटनाएं घट रही है। हम लोग मर जाएंगे, क्या होगा? ज्यादा परिवार है, ये तो चाह रही है गवर्नमेंट। ये दुकान आपने कब से खोला हुआ है? ये मुझे 1 हफ्ता हो गया सर खोले जी। आपने छत्तीसगढ़ सरकार को जो शिक्षक के रूप में जो है कितने सालों तक सेवा दी? मैंने पूरा 15 महीने पूरा टोटल सेवा दी है सरकार को। 15 महीने बाद जो है आपको 15 महीने के बाद 1 जनवरी 2025 को हमको टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया था। वो भी 31 अगस्त की रात को टर्मिनेशन, रात को कोई शासकीय कार्य नहीं होता। 31 दिसंबर 2024 को हमको टर्मिनेशन लेटर जारी किया था। रात को हमारे यहाँ मातम मना हुआ था सर, खून के आंसू रो रहे थे हम लोग, क्या करें कैसे करें। हमें सरकार पे इतना विश्वास था कि कम से कम ये हमको ऐसा तो नहीं करेगी, कहीं ना कहीं हमको रोक कर समायोजित करेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया। अभी भी इनके पास समय है, करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन यही इनको खेलना है। गवर्नमेंट बीजेपी, गवर्नमेंट कांग्रेस, गवर्नमेंट। अरे हम तो पता कौन बीजेपी कौन कांग्रेस, हमारे लिए सरकार सरकार होती है। हम ये देख के नहीं आते कि कौन बीजेपी गवर्नमेंट भर्ती दे रही है कि सरकारी कांग्रेस गवर्नमेंट भर्ती दे रही है। मैं 2019 का टॉपर रहा हूँ व्याख्याता भर्ती में। मुझे इसलिए बाहर किया गया था उस समय क्योंकि उस समय मेरा बीएड उस डेट पे नहीं था जिस डेट पर विज्ञापन में दिया गया था। कोई बात नहीं, मैं बोला कि नियमों के तहत नहीं हुई है, कोई बात नहीं, मैं बाहर हुआ। लेकिन अब तो मेरी नियमों से भर्ती हुई थी, अब मेरी क्या गलती? मैं किस पर विश्वास करूंगा? आप खुद सोचिए, भारत का राजपत्र क्या होता है? संवैधानिक सबसे बड़ी चीज होती है भारत के राजपत्र पर विश्वास करना। प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है, न्यायपालिका हमारा साथ नहीं दे रही है। जब भारत की तीनों चीजें डगमगाने लग गई है, तब हमको आप मीडिया वालों का सारे चौथे स्तंभ का सहारा लेना पड़ रहा है। जब इन लोग हमारा साथ ही नहीं देंगे, जब तीनों स्तंभ हमारे साथ डगमगा जाएंगे, हमारा इन तीनों सिस्टम से विश्वास उड़ जाएगा, भारत के संविधान से विश्वास उड़ जाएगा, तो वो युवा कहाँ जाएगा आखिर? वो तो बंदूक उठाएगा ही उठाएगा, मजबूरी हो जाएगी उसको उठाना। ये तैयार किए जा रहे लोगों के द्वारा कि ऐसा करे, और युवा जब ऐसा करेगा फिर दोष देंगे कि देशद्रोही है। मैं तो सरकार से, न्यायालय से, हर किसी से की बात पूछना चाहता हूँ, अरे बताओ तो सही क्या गलती की है यार? साला कोई पाप करके बैठे हैं क्या हम लोग? है या तो मार दो, फांसी पे लटकाओ यार, यहाँ घसीट दो रोड पे, जान के मारो ना, घसीट के मारो, देखे दुनिया। लेकिन कम से कम गलती तो बताए कोई कि क्या गलती करके बैठे हैं। हम अपना आत्मसम्मान खो के बैठे हैं, टीचर है हम, कोई मजाक नहीं है। जीवन भर टीचिंग 11 साल में यहाँ पढ़ाया हूँ इस कुरुद के अंदर, मेरे बच्चे पढ़ाए हुए बड़े बड़े अच्छी जगह पोस्ट पर है। लेकिन आज ऐसी कंडीशन है कि आज हमको रगड़ना पड़ रहा है शरीर जमीन पर। घर में ऐसी कंडीशन है कि अगर मैं घर में चले जाऊं तो मैं रो नहीं पा रहा हूँ, हंस नहीं पा रहा हूँ कि अगर मैं रोऊंगा तो मेरी माँ का क्या हाल होगा करके। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। साले मर जाए, बेशक घर सीट जाए रोड पे चल के। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जमीन पे, लेकिन किसी को नहीं। इन लोगों को तो राजनीति करनी है, इन लोगों को तो चुनाव लड़ना है। कैसे करेंगे, क्या करना है? इनको तो पैसा इतना खर्चा हो रहा है चुनाव में, उसको नहीं दिख रहा है। हमारे लिए 12 करोड़ का बजट इनका पास नहीं हो पा रहा है, इनको एक एक चुनाव में 12-12 करोड़ खर्चा कर दे रहे, उसको वो नहीं दिखता है। तो आप लोगों से मेरा विनय है कि हमारी बातों को सरकार तक, जनता तक पहुंचाएं। नहीं तो अगर हम लोगों के साथ यह अन्याय हुआ तो हम ज्यादा दिन तक ये चीज कर नहीं पाएंगे। हो सकता है कि हम गलत रास्ते पे चल पड़े। और हम एक शिक्षक थे और शिक्षक के तौर पर ही कार्य करना चाहते हैं। हम समाज को सही दिशा दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारी ही दिशा अगर भटक जाएगी तो हम समाज को दिशा दिखाने वाले समाज, हम खुद भटक जाएंगे तो हम क्या करेंगे हमको खुद नहीं पता। हमारे साथ एक शिक्षक भाई और है जो उनको भी निकाला गया है सेवा से, जो शासकीय सेवा से, उनसे बात करते हैं। मेरा नाम तिलोक कुमार साहू है। मैं भी पूर्व सहायक शिक्षक रह चुका हूँ। हमने 1.5 साल तक सरगुजा और बस्तर जैसे घोर नक्सली क्षेत्रों में हमने सेवाएं दी। हमारी बिना गलती होते हुए हम सभी निर्दोष है। 3000 परिवार है, 3000 लोग नहीं है, और 3000 परिवार की अलग अलग 3000 कहानियां हैं। जैसे कि हमारे सर ने अपनी कहानी बताई, वैसी बहुत सारी कहानी है। आज एक आजीविका का संकट हम सबके बीच आ खड़ा पड़ा है, और उसी के कारण हम क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हमने पकौड़ा का ठेला लगाया है कि हमारा जीवन रोजी रोटी 2 पैसे निकल पाए। जैसे कि बहुत सारे साथी जिनका लोन है, वो लोन कैसे चुकाएंगे? क्योंकि भारत की इतिहास में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने 3000 सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी में लगने के बाद लोगों का विश्वास होता है कि मुझे कभी नहीं निकाला जाएगा।
लोग सरकारी नौकरी के कारण शादी किए हैं, लोग सरकारी नौकरी के कारण कई लोग लोन लिए हैं, कई लोग बहुत सारी चीजें काम सोच के रखे हैं, लेकिन अचानक से उनको किसी एक नियम के हवाला देकर सरकार सरकारी नौकरी से निकाल दे, तब किस पर विश्वास करे वो। तो हम सारे जो है 3000 परिवार है वो निर्दोष है। तो हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे थे और कई बार निवेदन किया, 40 दिन तूता धरना में बैठे, लेकिन सरकार के एक आदमी कोई पूछने भी नहीं आया हम लोगों को अब किस हालात में है, हम लोग कैसे खाना बनाते, कैसे रहते, रात भर जगते थे, रोते थे। क्योंकि 31 दिसंबर जिस दिन सब लोग नया साल मना रहे थे, उस दिन हम लोग का टर्मिनेशन लेटर आता है। वहाँ तूता में मातम छाए हुए, कौन सर कौन मैम सभी रो रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी से निकालो, मजाक थोड़ी कोई सरकारी नौकरी देने के बाद उनको निकाल देना। तो सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, अभी भी आपके पास रास्ता है। ढेर सारे 13 करोड़ रुपए जो खर्च होता है महीने का, अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए। चाहे तो आप इन 3000 युवाओं के भविष्य को अभी भी बना सकते हैं, समय रहते आप कुछ इस पर निर्णय लें, नहीं तो फिर ये युवा जो से कहीं ये लोग गलत कदम उठा लिए तो इसका भुगतान कहीं इनके परिवार को और सरकार को ना करना पड़े। तो सरकार से यही निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा संवेदनशील होकर, क्योंकि कहा जाता है विष्णुदेव की सरकार जो है संवेदनशील की सरकार है, तो थोड़ा सा असंवेदनशीलता को हटा के एक संवेदनशील रूप में सोचे और 3000 परिवार के लिए कोई न्यायपूर्वक निर्णय ले। आप भी सांस्कृतिक सेवा दे चुके हैं। जरूर सर, मैं भी लगभग 1.5 साल तक कोंडागांव जिला के केसकाल ब्लॉक में मैं पदस्थ था और वहाँ इतने अंदर का जो क्षेत्र था, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र, गांव का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मेरे लिए वो घातक हो सकता है, वहां मैं देखा हूँ जहाँ पे कई ऐसे नक्सली वारदात 5 साल पहले हुए, वहां पे मैं नौकरी करके आया हूँ। और मैं खुद बता दूं कि मैं जो है खुद नौकरी में आने के बाद मैं खुद घर के लिए लोन लेके रखा हूँ। अब सरकार जब इस तरह से नौकरी से निकाल देगी तो हम कैसे उस लोन को पटाएंगे। ये भी जब हम मुख्यमंत्री के पास गए हुए हैं तो बोलते हैं हमको कि हमारा जो है आप लोगों के प्रति 3000 परिवार के प्रति संवेदना है। मैं उस मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या उस संवेदना से हमारा घर चलेगा? क्या उस संवेदना से हमारा समाज में जो खोया हुआ जो आत्मसम्मान है वो क्या जाएगा? क्या उस संवेदना से हमारा जो EMI है, जो हम लोन लेके बैठे, क्या वो पढ़ सकता है? मैं यही पूछना चाहता हूँ सरकार से। और जब हम जाते हैं तो हमेशा कमेटी का नाम लेके हमको वहां से भगा दिया जाता है और लगभग हम लोग 38 से 40 दिन तूता में हड़ताल किए कि हमारे बात को सुने, मुख्यमंत्री आके सुने, या तो उनके कोई जनप्रतिनिधि, लेकिन कोई नहीं आए। और अंततः लास्ट में हम लोगों को 1 जनवरी 2025 के लगभग रात को, जो 31 दिसंबर 2025 को हमको टर्मिनेशन दे दिया गया और सुबह तक हमारे पास में टर्मिनेशन लेटर आ भी गया। और उस दिन के बाद से हम लोग, हमारे जो स्कूल के जो बच्चे लोग, हम लोग रोज फोन लगा के पूछे। आज मेरे पास भी फिर फोन आया था कि उन लोगों में बता नहीं पाया हूँ। बच्चे लोग बोले थे कि सर अगर आप नहीं आएंगे तो हम नहीं आएंगे स्कूल, क्योंकि वहाँ टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। अब मैं क्या बताऊं उन लोग बच्चों की, छोटे 5वीं के बच्चों को, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं के बच्चों को, कि मुझे नौकरी से निकाल दिया है करके। वो बोलते हैं कि सर अब कब आ रहे हैं, आप आओ ना, सोमवार को आप बोले, मेरे को अब कल ही फोन लगाए थे। मैं क्या करूं बताओ। सरकार से मैं यही विनती कर रहा हूं बार बार कि कोई ऐसा कदम ना उठाए कोई व्यक्ति कि उनको गलत रास्ते में जाना पड़ जाए। मैं उनसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि 3000 परिवार के साथ साथ पूरे उनके बहुत सारे परिवार, 3000 बस नहीं है, 3 लाख लोग हैं इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं उनसे निवेदन यही करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम सबका समायोजन करें और हमको हमारा आत्मसम्मान जो खोया हुआ है उसको वापस दिलवाए। और हम ये काम नहीं करना चाहते, हम मजबूरी में कर रहे हैं। अपना क्या करें, अब हमारे पास सैलरी नहीं आ रहा है, हम जीवन यापन किससे करें? तो मजबूर होकर के हम ये काम करना पड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे इतने शिक्षित युवा हैं उनको इस तरह से आप बेघर करेंगे और इस तरह से आप रोड पे लाएंगे तो फिर किस तरह से आप जो बोलते हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता लाएंगे, कहाँ से शिक्षा में गुणवत्ता लाएगा? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और ये सवाल मेरे जनता से भी है। आज हम युवाओं के साथ हो रहे हैं जिस तरह से अन्याय, वो आगे चल करके कहीं दूसरे के साथ भी ना हो। इसलिए मैं आप सभी युवाओं से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो है इस तरह जो अन्याय हो रहे हैं उसके लिए आवाज उठाइए। आज हमारे साथ हो रहा है, कल हो सकता है आपके साथ भी हो। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द हमारा समायोजन करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 राजनीतिक पार्टियों का जो है खामियाजा जो है शिक्षक को जो है उठाना पड़ रहा है और जिसके कारण इनको जो है चाय पकौड़े का दुकान जो है खोलना पड़ा है। एक शिक्षक जो वो खुद पढ़ने में समय बहुत दे देता है और उसके बाद बच्चों को शिक्षा देता है, वो ऐसा व्यवसाय कर रहा है जिसके लिए जो है कभी पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जेपी न्यूज़ छत्तीसगढ़ के साथ जयप्रकाश सिन्हा।